अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल। आज हम पढ़ने लगे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के लिहाज से तो पहला चैप्टर है, वैसे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा जी, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है ना। दो लफ्ज़ मिल के बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो यानी चार्जेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और स्टैटिक्स जो रेस्ट पे हों, सही है। अब इसमें हमारे पास ये तो हमने बात की। इस चैप्टर के अंदर हम आगे चार्जेस के दरमियान फोर्सेस, कूलम्स लॉ, और फिर बाद में कैपेसिटर वगैरह के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इसके अंदर, हम पहले ये तो हमने बातें की। अब हम कुछ इसके अंदर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पहले नंबर पर तो बात करेंगे हम ये कूलम लॉ जो है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हमें अभी मैंने बोला कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट, सही है। इसके अंदर रेस्ट पे होना ज़रूरी है जी। इस पूरे चैप्टर में हम जब भी चार्जेस की बात करेंगे तो वो हमेशा रेस्ट पे होंगे, और अगर हम मूविंग चार्जेस की बात करते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाता है, और वो फिर हम इस चैप्टर में बात नहीं करते। उनके वो बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, वो उस चैप्टर से रिलेटेड फिर आएगा इसमें। अब यहाँ पर चार्ज आ किस तरह सकता है किसी भी बॉडी पे, पहले तो कुछ बेसिक बातें। डिफरेंट वजहों की वजह, डिफरेंट तरीक़ों से आ सकता है। एक तो आप बॉडी को रब करो, उस पर चार्ज आ सकता है, ठीक है, क्योंकि रबिंग में बॉडी के पास एनर्जी आ जाती है इतनी कि इलेक्ट्रॉन वो लूज़ वगैरह कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास और भी बहुत से सारे तरीके ऐसे आप लोगों को वो उनके बारे में पता ही है। पहले नंबर पर चार्ज की बात करते हैं। Q से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ये चार्ज, और यूनिट इसका क्या होता है, दो तरह के सिर्फ इसमें चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूनिट होता है कूलम, सही है, ये आप सबको पता है। यूनिट है इसका कूलम, और इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो वो होती है कि अगर फोर्स बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट is 9 into 10 raised to power 9, then each of them bear 1 coulomb charge। असल में ये आता कहाँ से है, पहले तो देखो ना, आप याद करो कि हमने बात की थी कूलम्स लॉ की। हम बात करें कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ से पहले मैं आपको ना ये कुछ चीज़ें इसमें बताना चाह रहा हूँ। एक तो है कि चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें हैं। चार्ज कंजर्व भी होता है, जिस तरह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं एनर्जी के लिए, हम उसके मोमेंटम के लिए बात करते हैं, इस तरह तो हम चार्ज के लिए भी कंजर्वेशन का लॉ होता है। उसके अलावा चार्ज क्वांटाइज भी होता है। क्वांटाइज का मतलब आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा, अब तक तो पता चल जाना चाहिए। क्वांटाइज का मतलब है कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ Q = NE। मिनिमम चार्ज होगा, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है मिनिमम चार्ज। इससे छोटा चार्ज आज तक डिस्कवर नहीं हो सका, ठीक है ना, कि इससे छोटे मैग्नीट्यूड वाला कोई चार्ज हो। ये है मिनिमम, और इसके मल्टीपल्स में सिर्फ चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। यानी अभी ये 1.6 10⁻⁻19 है, तो अगर इससे बड़ा होगा तो वो 2 × 1.6 के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि 1.6 और दूसरे के बीच में कहीं आ जाए। ये असल में आपके पास आएगा इस वजह से, क्योंकि चार्ज डिस्क्रीट वैल्यूज़ है, बीच में नहीं आ सकता। या 1 × 1.6 है, या 2 × 1.6 होगा, या 3, तो इस तरह फिक्स्ड वैल्यूज़ में आएगा। इस वजह से हम कहते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब इसके बाद आगे कुछ चीज़ें जो आगे आनी है उनको मैं ज़रा पहले बता दूँ। एक है कि ΔQ/ΔA हो तो उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप लोगों ने नाम पढ़ा हुआ है, पहले सुना हुआ भी है, ठीक है। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसी की तरह हमारे पास और भी होता है, वो होता है ΔQ/ΔV। अब यानी चार्ज पर वॉल्यूम, इसको हम फिर कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये नाम इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो पूछ लेता होता है कि अगर हम उसको वॉल्यूम के साथ हो तो फिर वो क्या है, और अगर सिर्फ एरिया के साथ है। और इसी की तरह एक और है कि ΔQ/ΔL।
अब ये है यानी चार्ज ओवर लेंथ है, तो फिर ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब ये तो हमने कुछ चार्ज डेंसिटीज़ की बात कर ली। अब इसमें ये हमने कुछ बातें की हैं चार्ज डेंसिटी की। अब हम आगे जो आ रहे हैं, आगे हम आएंगे इसके अंदर कूलम्स लॉ में। असल में होता क्या है कि चार्जेस ना, अब जो रेस्ट पे होता है चार्ज वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर एक ही सिर्फ चार्ज पड़ा है ना, कोई भी चार्ज है Q, सिर्फ एक ही चार्ज पड़ा है, तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके इर्द गिर्द। ऐसा सही है, क्योंकि ये चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो उसने ये प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरली प्रोड्यूस करता है। अब लेकिन जब इसकी फील्ड में, इस चार्ज की फील्ड में, अगर हमारे पास इसकी इर्द गिर्द ये फील्ड है, इसकी ही फील्ड में एक और चार्ज आ जाए, या ऐसा आ जाए इधर एक चार्ज आ जाए Q2, अब इसकी भी अपनी फील्ड होगी कोई ना कोई। अब जब ये दोनों चार्ज, इन दोनों की फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं ना, तो दोनों पर फोर्स होती लगती है, इस चार्ज पर भी, इस चार्ज पर भी। अब इस वजह से जब ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब लग सकती है जब फील्ड्स इंटरेक्ट करेंगी। अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने का काम मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी? कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से उस फोर्स की निकलेगी हमारे पास मैग्नीट्यूड। सही है। अब असल में ये तो साइंसदानों को पता चल गया था कि ये फोर्स होती है चार्जेस के बीच में, ऐसे जब इंटरेक्ट करती हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर पहली दफ़ा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला था वो निकाला था कूलम ने। और कूलम लॉ का जो एक्सप्रेशन है आप सबको पता है, उसकी आप सबको डेफिनेशन भी पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। दो बातें हैं, क्या चीज़? एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और दूसरी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर आपके पास ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है Q1 Q2, आपके पास अगर ये दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है R, तो वो कहता है कि जो फोर्स होगी इनके दरमियान वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनके दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ऐसी सूरत में इन दोनों को कंबाइन करें तो आता है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर कांस्टेंट आता है K, तो ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी वैल्यू K की वैल्यू। अब इसमें जो है हमारे पास K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैसे इसकी K को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो K की वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ठीक है, ये है K की वैल्यू। अब यहाँ से ही हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की, और ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब बच्चों को ना इन दोनों के यूनिट याद होने चाहिए, लेकिन मसला ये होता है कि बच्चों को यूनिट ये याद नहीं रहता। तो एक का याद करो, सिर्फ इसका याद कर लो, ये K की वैल्यू, K का यूनिट, क्योंकि ये तो हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब इसका यूनिट याद कर लोगे उसको बस इन्वर्ट करना है, यानी कूलम्स के। अब ये जो भी यूनिट है ना आपके पास, इसको 1/यूँ कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, सिर्फ 1/ कर दो। तो अब ये ऊपर आके कूलम स्क्वेयर पर मीटर स्क्वेयर पर न्यूटन आपके पास आ जाएगा। अब ठीक है, इस तरह आपके पास यूनिट आ सकता है। आप इसको लिख तरह आगे पीछे भी सकते हैं, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आगे पीछे करने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इनकी वैल्यूज़ और इनके यूनिट्स याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर अक्सर आपको पास जो आते हैं तो फिर आपने ये वैल्यूज़ खुद डालनी होती हैं, वहाँ पर दी नहीं होती। ये तो हमारे पास था। हमारे पास क्या चीज़ आ गई
कूलम लॉ की बात की, लेकिन ये जो मैंने के की वैल्यू लिखी है ये सिर्फ़ और सिर्फ वैक्यूम के लिए। जब वैक्यूम की बात हम करें तो तब ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब वैक्यूम से हटाकर आप इसमें कोई और इन दोनों के दरमियान, अब इस सूरत में जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है। इसी की बजाय हम हटाकर कोई दूसरा मीडियम डाल दें इनके बीच में, तो फोर्स, फिर ये वैल्यू के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर के की वैल्यू आ जाएगी K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। असल में आती ये नहीं है, असल में हम करते हैं एप्सिलॉन मीडियम, असल में हम लिखते ये हैं, सही है। अब एप्सिलॉन मीडियम क्या होता है? वो होता है असल में ये जो है ना एप्सिलॉन आर, ये होता है एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की रेशो आप लें फ्री स्पेस की परमिटिविटी से, तो जो रेशो आएगी वो आएगी ये रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है ना, 1 या 1 से बड़ी होती है। 1 इक्वल सिर्फ असल में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, वैसे इक्वल नहीं होती, वैसे थोड़ी बड़ी ही होती है, लेकिन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब असल में हर मीडियम सबसे छोटी जो वैल्यू होती है ना वो एप्सिलॉन नॉट की होती है, यानी वैक्यूम की, उसको हम स्टैंडर्ड रख के कहते हैं 1। अब एप्सिलॉन मीडियम की जब बात करते हैं ना, तो इसमें उसके मीडियम में सबसे छोटी है एयर की, और वो होती है 1.0006। ठीक है, अब ऐसी सूरत में क्योंकि बहुत छोटी है, तो मतलब तकरीबन 1 ही है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो एयर के लिए होती है वो 1 ही होती है। तो असल में यहाँ से जब हम एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आती है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस वजह से हम एप्सिलॉन मीडियम की जगह फिर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस वजह से हम लिखते हैं। तो यानी जब भी कोई मीडियम आएगा तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना K डिवाइडेड बाय, या K वैक्यूम में लिख दूँ अगर इसे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो चीज़ है, ये सारी, ये तो वही है K उसकी वैल्यू है, K वैक्यूम के लिए जो K की होती है। तो फोर्स में फिर अब असल में यहाँ पर देखें, हमने लिखा था F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। इसको मैं लिख सकता हूँ K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। जब हम मीडियम की फिर बात करेंगे तो वो आ जाएगी मीडियम का, फिर वैल्यू डलेगी K मीडियम की, तो ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। अब ये है F वैक्यूम, ये है F मीडियम। अब देखो सिर्फ एप्सिलॉन आर को छोड़ के बाकी सारी जो वैल्यू है ये सारी की सारी किसके इक्वल है? F वैक्यूम के। तो हम इसे लिख सकते हैं F मीडियम इक्वल्स टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। यहाँ से हमें एक बात का पता चलता है कि जब हम, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है। किस फैक्टर से? एप्सिलॉन आर के फैक्टर से। अब और यहीं से हम एप्सिलॉन आर को, एक तो एप्सिलॉन आर का ये फार्मूला भी है, फिर यहाँ से एप्सिलॉन आर का फार्मूला निकलता है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। ये भी आपने याद रखना है। अब और इस फोर्स को हम वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आप सबको पता है कि वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। अब असल में पेपर में से रिलेटेड क्या आ सकता है? पेपर में से रिलेटेड एक तो वो यूनिट का पूछ सकता है, ऊपर से वो हमारे पास इनके न्यूमेरिकल आते हैं
कि वो वैल्यूज़ दे देता है सीधी सीधी, और अक्सर मैंने खुद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उनके अंदर भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। और कभी कभी वो बोलता है कि अगर एफ़ जो दो चार्जेस हैं उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें या उनके दरमियान का डिस्टेंस कम कर दें या चेंज बढ़ा दें तो फोर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो आप उसना खुद निकाल सकते हैं, वो आप लोगों को पता है कि कैसे करना है। या एक मैं करवा देता हूँ कि अगर देखें, अगर वो कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स थी F, अब Q1 और Q2 के दरमियान थी फोर्स, सही है। वो बोलता है कि इनके दरमियान फोर्स थी F। जब हमने इस फोर्स को, वो बोलता है कि अगर हम इनका ये जो चार्जेस हैं इनको दोनों को चार्जेस को डबल कर दें, यानी Q1 प्राइम आ जाए 2Q1 और Q2 प्राइम आ जाए 2Q2, और वो इसी के साथ मैं आपको रेडियस का भी इकट्ठे ही करवा रहा हूँ, बाद में आप अगर लैदा है तो तब आप कर सकते हैं। और वो कहते हैं रेडियस को हम 1/2 कर दें, यानी रेडियस हमने उन दोनों, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को हाफ़ कर दिया, R प्राइम हाफ़ हो गया R के, तो फिर फोर्स क्या होगी। अब देखो हमारे पास आएगी K तो वैसे ही रहेगा, Q1 की जगह Q1 प्राइम डलेगा, यह आएगा 2Q1, यह आएगा 2Q2 और नीचे आएगा R/2 का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, 2 × 2 4 साइड पे ले गए, K Q1 Q2 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय R² वैसे ही, और नीचे है 4 तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, तो 4 × 4 16 हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये देखो, ये क्या फोर्स आएगी F प्राइम 16 × F, क्योंकि ये जो है ये तो वैसे सादी फोर्स का इक्वल होता है जो पहले थी, तो इसलिए जब हमने दोनों चार्जेस को डबल किया, उनके दरमियान के डिस्टेंस को हाफ़ किया, तो फोर्स 16 टाइम्स होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाते होते हैं, कभी अगर किस्मत हो तो बड़ा आसान होता है, बड़ा आसानी से हम ये कर सकते हैं। ये तो हमारे पास था। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, हर चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड एग्जर्ट करता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, और इस फील्ड का ओरिजिन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें मालूम नहीं है, अभी तक साइंसदानों को पता नहीं चला कि होती किस वजह से है। बस ये पता है कि हर चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पर ये नहीं पता कि क्यों होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वान्टिटी है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। अब असल में होता क्या है कि कोई भी चार्ज जो आपके पास चार्ज आता है ना, ये यानी अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कोई भी चार्ज है, ये हम लिखते हैं Q1 ऐसे, इसके इर्द गिर्द ना ऐसे मतलब डॉट डॉट में, अगर आप बुक देखें ना पंजाब की तो उसके अंदर भी डायग्राम बनी हुई है। शुरू में डॉट ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पास फील्ड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बाद में हम थोड़े कम करेंगे ऐसे, लेकिन शुरू में ज़्यादा होगा। चले, मतलब आप समझने के लिए समझें, ये आपके पास आ गया। अब इसमें क्या होगा, अब एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है, इनफाइनाइट तक। इसकी रेंज जो है, रेंज है इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो हमें समझ लगी। अब असल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=F/Q0, ये आप साहब ने पढ़ रखा है फार्मूला। असल में ये होता क्या है, वैसे तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन असल में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की। जब इस फील्ड में कोई दूसरा पॉइंट आता है, कोई दूसरा चार्ज आता है, तो उस चार्ज यानी टेस्ट चार्ज अगर हम रखते हैं Q0, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर रखा है टेस्ट चार्ज Q0। अब इस टेस्ट चार्ज को ये एग्जर्ट करेगा, ये जो फील्ड है Q1 ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और वो फोर्स कूलम लॉ से निकल आएगी। अब ये फोर्स भी एग्जर्ट करेगा, अब फोर्स तो एग्जर्ट होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसकी स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सो स्ट्रेंथ तो इसकी होगी। देखो पास में स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती चली जाती है, एक तो, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी इसकी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की
स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों को एक साथ बताए। उसके लिए फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इसको बनाया, इसको प्रोड्यूस किया। असल में क्या होता है, मैंने आपको कहा कि क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी स्ट्रेंथ भी है और डायरेक्शन भी है। उन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेंथ के बारे में क्या आएगा, स्ट्रेंथ के बारे में कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज रखो उस पर जो फोर्स लगती है उस टेस्ट चार्ज पर, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वही इसकी स्ट्रेंथ भी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ के इक्वल होगी। और डायरेक्शन कैसे बताएगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और चार्ज जिस डायरेक्शन को मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी इसकी डायरेक्शन और उस दोनों के बारे में बता सकते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में भी। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब f की वैल्यू जब हम डालते हैं कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उससे हमारे पास इसका फार्मूला निकलता है KQ ओवर आर स्क्वायर। सही है। और इसके लिए भी हम आगे अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें तो आपको पता है 7 यूनिट वेक्टर लगाते हैं। इस तरह इसके 2 यूनिट हैं। एक यूनिट है फोर्स पर, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। तो यहाँ से इसका एक यूनिट निकलता है न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसी का एक और यूनिट भी है वोल्ट पर मीटर, आप सब ने पढ़ रखा है वोल्ट पर मीटर। अब NET 4 में ही रिसेंटली एक 23 तारीख को जो NET हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ मोर यूज़फुल, कि वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम या क्या। तो उसमें आपका आंसर है मोर यूज़फुल है वोल्ट पर मीटर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्ट पर मीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करता है। अब हम ज़्यादातर आपको पता है कि जब हम फिज़िक्स में बात करते हैं क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा जगहों पर उसके बारे में उससे रिलेटेड बात की जाती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या फोर्स के बारे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स या उसके बारे में, उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो ऐसी चीज़ जो ज़्यादा जगहों पर फिर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए उसको उस यूनिट को भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है या वो ज़्यादा यूज़फुल करार दिया जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वोल्ट पर मीटर जो है वो ज़्यादा यूज़फुल यूनिट है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसी से हम समझा देते हैं। यहाँ पर देखो कि एक चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है? असल में इमेजिनरी लाइंस है। पहली बात तो ये इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज आप रखो तो आपको उस चार्ज के इर्द गिर्द लाइनें बनी नज़र आएंगी, ऐसा होता नहीं है, फिज़िकली ऐसा नहीं होता। असल में ये होती हैं इमेजिनरी लाइंस। हमने इंसानों ने अपनी आसानी के लिए इनको खुद पैदा किया है, यानी अपने आसानी के लिए इनको बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। होता क्या है कि जब भी चार्ज कोई Q चार्ज है वो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब क्या होगा, हमने इनकी करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ रखा है कि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कभी, और उसके बाद के ये तो कुछ बातें थी। उसके बाद के ये कुछ मतलब आप लोगों ने पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं। असल में हमने जो वो कुछ आपने प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ी है ना कि अगर पॉजिटिव होंगी तो इसकी बाहर की तरफ होंगी, ऐसे मतलब पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ है, और नेगेटिव जो होती हैं ये मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, और अगर नेगेटिव हो तो फिर उसकी टूवर्ड्स होती हैं चार्ज, यानी अवे नहीं टूवर्ड्स। तो अब ये नेगेटिव चार्ज के लिए हमने लिखा है। असल में ये बनाई किसने या पॉजिटिव क्यों, हमने ये कैसे बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से बताते हैं। जब हमने टेस्ट चार्ज को लिया, यानी चार्ज लिया ना Q, कोई भी चार्ज लिया पॉजिटिव या नेगेटिव, हमने जब टेस्ट चार्ज उसमें डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने के लिए टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट चार्ज हमने जो साइंसदानों ने जिन्होंने मतलब स्टैंडर्ड रखा ना, उन्होंने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव यूज़ किया और इसीलिए पॉजिटिव को स्टैंडर्ड रखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम कहें तो पॉजिटिव चार्ज अवे, वो उसकी जो फील्ड लाइंस है बाहर की तरफ जाती हैं, और जो उसकी नेगेटिव के हैं वो टूवर्ड्स चार्ज जाती हैं। अब क्यों, जब पॉजिटिव चार्ज इस, अगर मिसाल के तौर पर ये Q1 पॉजिटिव हो जाए, अगर Q1 पॉजिटिव है मिसाल के तौर पर, तो
टेस्ट चार्ज मैंने आपको कहा हमने स्टैंडर्ड के तौर पर साइंसदानों ने पॉजिटिव रखा था, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा। तो अब इसको बाहर की तरफ धकेला है और इसकी मूवमेंट जो है, इस टेस्ट चार्ज की मूवमेंट ने हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया कि किधर को फील्ड एग्जर्ट कर रहा है, तो इसकी फील्ड फिर आउटवर्ड है, इस वजह से पॉजिटिव की आउटवर्ड है। और इसी के बजाय अगर मैं नेगेटिव का इस्तेमाल करूँ यहाँ पर ये, तो ये क्या करेगा, चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं तो ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और टेस्ट चार्ज इसकी तरफ मूव आएगा। अब टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन को देखते हुए, उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को देखते हुए हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स होती है। अब टेस्ट चार्ज, अब ये जो फील्ड बनाई है ना, यानी हमने जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं पॉजिटिव की अवे और नेगेटिव की टूवर्ड्स, ये किस बुनियाद पर है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। अगर टेस्ट चार्ज हो जाए नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव की इनवर्ड हो जाएंगी और नेगेटिव की आउटवर्ड हो जाएंगी। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये इस स्टैंडर्ड को देख के जेन में रख के की गई है, ठीक है। ये तो हमने कुछ बातें की। उसके बाद हमारे पास आती है ज़ेरोग्राफी, वो जो फ़ोटोकॉपियर का है। फ़ोटोकॉपियर वगैरह मैं असल में सच्ची बताऊँ तो कोई टाइम नहीं ज़ाया करते, हम भी नहीं करें, आप भी ना करें। वैसे आप उसको एक दफ़ा रीड कर लो बस। उसमें से मुझे एक दफ़ा जो फ़ोटोग्राफ़ी एक दफ़ा आया था वो ज़ेरोग्राफी का, कि ज़ेरोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी वो लफ्ज़, क्योंकि पंजाब की बुक में वो उसने स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है ज़ेरोग्राफी, ये दो लफ्ज़ों से बना है, ज़ेरोस, ठीक है, और साथ ये बना है ग्राफी से। अब इसमें जो ज़ेरोस है इसका मतलब है ड्राई और जो ग्राफी है इसका मतलब है राइटिंग। तो असल में ये है क्या, तो इसे हम कहते हैं ज़ेरोग्राफी ड्राई राइटिंग। तो फ़ोटोकॉपियर जो है उसको, क्योंकि वो जब आप उसका प्रोसेस समझते हैं ना तो वो ड्राई यानी टोनर पाउडर के टाइप को उसको इस्तेमाल करता है, ऐसे वो लिक्विड फॉर्म में ऐसा नहीं होता, खुश्क होता है। तो इस वजह से उसको लिए ज़ेरोग्राफी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ एक दफ़ा ये आया है MCQ ज़ेरोग्राफी के बारे में, इससे रिलेटेड। तो हम दूसरे पे उस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, ना मैं उस पर अभी टाइम ज़ाया करूँगा उसमें। अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड एक और आया था सिलीनियम। सिलीनियम क्या चीज़ है, ये एक MCQ भी आया था। सिलीनियम है फ़ोटो कंडक्टर। ये उधर ऑप्शन में था कि फ़ोटो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। तो ये होता है फ़ोटो कंडक्टर। फ़ोटो कंडक्टर क्या चीज़ है, ये भी दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, फ़ोटो और कंडक्टर। कंडक्टर तो है कि जो करंट को जाने दे यानी कंडक्ट करे, और दूसरा है फ़ोटो निकला है फ़ोटोन से यानी लाइट। तो कहते हैं जब लाइट पड़ती है ना सिलीनियम पे, तो तब लाइट में ये कंडक्ट करता है करंट, लेकिन जब इस पे लाइट नहीं होती यानी ये अंधेरे में पड़े तो तब ये इंसुलेटर का काम करता है। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे जो भी चीज़ हो या ऑब्जेक्ट हो उसे हम कहते हैं फ़ोटो कंडक्टर। तो ये भी एक दफ़ा आ चुका है कि सिलीनियम फ़ोटो कंडक्टर है। इसके अलावा आपके पास और इसमें से तो कोई MCQ आज तक नहीं आया और ना इंक जेट प्रिंटर से कोई आया है, तो इसलिए हम इन पर टाइम नहीं ज़ाया कर रहे। हम आगे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, असल में एक बात याद रख लो फ्लक्स के बारे में। फ़्लक्स क्या चीज़ है, फ्लक्स होता है कि किसी भी एरिया में से किसी भी एरिया में से ना जो फील्ड लाइंस गुज़रती हैं, फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में से गुज़रना, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, उन्हें कहते हैं फ्लक्स। अब ये मैंने जनरल डेफिनेशन फ्लक्स की आपको दे दी है। अब चूंकि हम आगे अगले चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात भी करेंगे और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात भी करेंगे, तो दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही है, इसलिए पहले जनरल डेफिनेशन दी। क्या चीज़ कि कोई भी आपके पास एरिया पड़ा हो, उसमें से जो फील्ड लाइंस गुजरेंगी उन्हें हम कहेंगे, जो नंबर है यानी कितनी फील्ड लाइंस उस एरिया से गुजर रही हैं, उसे हम कहते हैं फ्लक्स या फ्लक्स थ्रू डेट एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी बस, और जो मैग्नेटिक होगा अगले चैप्टर में बात करेंगे तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी क्या होता है, इसमें भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, या इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब इसमें एक बात याद रखनी है, ये जो है ये एरिया सादा एरिया नहीं है, ये वेक्टर एरिया है। अब वेक्टर एरिया क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास कोई भी एरिया पड़ा है ना,
कोई भी एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड इस एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगी, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये सारा बोर्ड वेक्टर एरिया है तो एरिया कोई भी ये सरफेस है, इसका जो वेक्टर एरिया फिर होगा उसकी मैग्नीट्यूड इस बोर्ड के एरिया के इक्वल होगी, लेकिन चूंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन नॉर्मल होगी, आउटसाइड या इनसाइड हो सकती है, तो हम आउटसाइड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ऐसे को हम फिर कहते हैं वेक्टर एरिया। अब जब यहाँ से फिर हमारे पास एक चीज़ आती है EA cos थीटा, ये हमारे पास फार्मूला बनता है। अब cos थीटा हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू देगा जब cos 0 आएगा, मिनिमम देगा जब cos 90 आएगा। लेकिन याद ज़रूर एक बात रखनी है कि ये जो एंगल की बात कर रहे हैं ना, ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच है, ये थीटा है वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर एरिया यानी मेरे यहाँ पर देखो कि जब वो कहता है, इसको मैं इरेज करता हूँ, देखो जब वेक्टर एरिया जब हमारे पास केसेस क्या हो सकते हैं कि ऐसे पड़ा है हमारे पास कोई भी एरिया, ठीक है, उसका वेक्टर एरिया ऐसे निकलेगा, यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसके अंदर से गुजर रही है। अब ये है वेक्टर एरिया A और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली जो फील्ड लाइंस है। वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस में थीटा है 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर फाई आएगा मैक्सिमम। गौर करो कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल 0 है, जो सरफेस एरिया है उसके दरमियान सरफेस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर पड़ा है। वेक्टर एरिया पैरेलल और सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। ये है मैक्सिमम के लिए कंडीशन। मिनिमम के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा और सरफेस एरिया पैरेलल हो जाएगा, तो इस तरह आपके पास फ्लक्स का आ जाएगा। खैर ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, फ्लक्स का वैसे ही जो है जनरल फार्मूला वो EA cos थीटा है, ठीक है। अब इसमें से फ्लक्स की हमने बात कर ली। हाँ अच्छा, इसमें एक और भी कभी कभी आता है, एक तो ये फ्लक्स का यूँ फार्मूला है ना, कभी कभी उसने ना डायग्राम दी होती है, कोई भी सरफेस दिया है ऐसे, और वो कहता है उसमें ना उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई होती हैं, और वो फिर आगे से बोलता है कि इसका फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या है, इसमें से पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है या क्या। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम कि देखो हमने गिननी होती हैं कि कितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं और कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। अब यहाँ पर 3 फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, 2 फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, इसका मतलब है एक फील्ड लाइन गायब होगी गई। जब इसका मतलब है कि नेट हमारे पास कम आ रहा है, बाहर जो निकल रही हैं वो कम निकल रही हैं, तो 3 आई 2 गई, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, तो फाई नेट जो होगा वो होगा नेगेटिव। और इसी की बजाय अगर यहाँ पर ये 3 लाइनें बनी हैं, यहाँ पर मैं 4 बना दूँ आउटवर्ड, यहाँ पर क्या होगा कि इनपुट कम है आउटपुट ज़्यादा है, तो इस सूरत में फाई पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आपके पास ये लाइंस इक्वल हो जाएं, जितना इनपुट उतना आउटपुट, तो फाई जो होगा वो 0 ही होगा, ठीक है ना। या इसको हम कह सकते हैं 0 कह लो आप लोग। अच्छा जी, उसमें क्या होगा, अच्छा इसमें क्या होता है कि क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, बाहर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो हमने देख लिया, फ्लक्स के बारे में बात कर ली। अब जो फ्लक्स है ना, इसमें फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज और मीडियम पर, ये डिपेंड करता है चार्ज और मीडियम पर, ठीक है ना। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ना कि इसकी सरफेस की शेप पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया आपके पास आता है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस।
यानी ये तो हमने बात की ना कि सीधा सीधा स्फेयर है या ऐसा तो या सॉरी स्फेयर कहा दिया कि कोई ओपन सरफेस है तो उसमें से अगर गुजर रहा है या क्या। तो जब क्लोज सरफेस आ जाए तो उसमें से फिर कैसे निकलता है। बस इसका फार्मूला लिखते हैं। डेरिवेशन आप सबको पता है, आप सब ने की अभी हाल ही में, आप लोग तो बोर्ड के पेपर भी दे के आए हैं। तो इसका फार्मूला होता है फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये असल में फ्लक्स थ्रू को ये क्लोज सरफेस वाला, इसकी डेरिवेशन का आप सबको पता है कि कैसे आती है क्या, वो उस पर हम नहीं जाएंगे। अब इस बात से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है जी, लोकेशन ऑफ चार्ज से। कि ऐसा नहीं है, अभी एक मिसाल से समझाते हैं। देखो कि हमारे पास एक अगर ऐसा क्लोज सरफेस है कोई भी, उसके अंदर अगर चार्ज इधर पड़े, ऐसा नहीं है, और इसी के साथ एक और देखो यहाँ पर बीच में, ये नहीं है कि अगर इधर चार्ज क्योंकि सरफेस के एंड के बिल्कुल पास पड़ा है तो यहाँ फ्लक्स ज़्यादा देगा या यहाँ कम देगा, और अगर इधर का ज़्यादा देगा तो ये क्योंकि थोड़ा सरफेस से दूर है तो ये कम देगा। ऐसा नहीं है, जिधर मर्जी चार्ज पड़ा हो, सिर्फ जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज और सरफेस के अंदर, उसको आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड करवाना है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा जी फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। गॉसेस लॉ भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। गॉसेस लॉ हमें क्या बोलता है, गॉसेस लॉ कहता है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज़ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो ये वही इक्वेशन है जो मैंने अभी ये पहले आपको लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर गॉसेस लॉ का ना इस्तेमाल किस लिए होता है, गॉसेस लॉ का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए होता है। अभी आप कहोगे कि ये कैसे, क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसने ये, इसका अंदर तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो है ही नहीं, कोई इक्वेशन में चीज़ ही नहीं है। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस्तेमाल इस पर कैसे होता है, हम ना आगे जब हम पढ़ते हैं ना कि हमने 3 केसेस पढ़े थे, आप लोगों को पता है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर का तो आप सबको वो तो बिल्कुल सीधा ही है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं हो सकता हॉलोस्फीयर में, वो उसके अंदर तो चार्ज ही ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि चार्ज इनसाइड हॉलोस्फीयर ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ना, सॉरी यहाँ पर E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, एफ ओवर क्यू ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो गॉसेस लॉ की बात है, ये होता है फाई होता है E डॉट ए, ये भी पढ़ा था। अब ऐसी सूरत में जब ये सारा ज़ीरो हो जाए, पूरा क्यू ही ज़ीरो है, तो अब गॉसेस लॉ कहता है चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, कि यानी उस सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज, अंदर। अब हॉलोस्फीयर के तो अंदर चार्ज होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब हॉलोस्फीयर के अंदर जब चार्ज ही नहीं हो सकता तो अंदर क्यू ही ज़ीरो है, तो क्यू ज़ीरो हो गया तो सारा ये फाई ज़ीरो हो गया, फाई ज़ीरो तो एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये तो आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो थी इसकी, वो था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या होता है, इसमें है कि एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, और वो आप लोगों ने खैर पढ़ रखी है कि उसमें आगे ऐसे वो बना होता है, प्लस अंदर चार्ज ही चार्ज है, चार्ज ही चार्ज, और इस तरह वो आप लोगों ने वैसे सारा कुछ कर रखा है। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आता कैसे है आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पर खापूंगा नहीं, ठीक है। इसके साथ एक और हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इनफाइनाइट लेंथ की वो भी होंगी, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब वो इनफाइनाइट लेंथ की होंगी वो भी, उसमें बस ये होगा, अब यहाँ पर एक शीट है, उसमें एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मैं एक बात यहाँ पर बताऊँ, बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में जाके भूल जाते हैं कि इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट था या अपोजिटली चार्ज प्लेट के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट था। याद रखने के लिए देखो,
इन्फिनिट शीट चार्ज एक शीट है तो उसकी ये वैल्यू है, 2 शीट्स हैं तो जितनी एक शीट ने प्रोड्यूस करनी है उतनी दूसरी करेगी, तो टोटल 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसके साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कट जाता है और ये चीज़ तो यहाँ पर बन जाती है। तो इस तरह याद रखने के लिए देखो, ये एक शीट प्रोड्यूस करेगी जितनी ये प्रोड्यूस कर रही है, तो ऑपोजिटली चार्ज वाली ये 2 शीट्स हैं तो ये डबल प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह आपके पास ये आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे अगर हम बोर्ड के लिए ये पढ़ रहे होते तो बोर्ड के लिए तो क्योंकि इसकी डेरिवेशन वगैरह बड़ा वो होता है, उसमें मतलब हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इसका फार्मूला लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जब हमने या थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, 2 प्लेट्स हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ऐसी सूरत में हमने एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्लेस किया, जस्ट पॉजिटिव ही रखो। अब पॉजिटिव चार्ज जब प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से वो तो जाहिर सी बात है नेचुरली उधर मूव करेगा। लेकिन जब हमने उसको उधर मूव करवाने के बजाय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कराना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हमें वर्क करना पड़ता है। अब अगर ये ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है जिधर हम लेके आना चाह रहे हैं, तो इधर से वर्क होगा WAB, यहाँ से यहाँ तक आने में, इधर से इधर तक। अब इधर से इधर तक आने में जो हमने वर्क की है चार्ज पर, वो वर्क चार्ज के अंदर एनर्जी के तौर पर स्टोर होगा, और वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE मैंने वहाँ पर लिख दिया। वो जो वर्क हमने इसके अंदर किया है वो इसके अंदर एनर्जी के तौर पर स्टोर होगा, और इस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम यानी डेल्टा, ये जो W है, ये W, ये है डेल्टा U के, यानी अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो UA है, इस पॉइंट पर जो है वो UB है, तो जो इधर से इधर तक आने में होगी वर्क डन किसके इक्वल होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में भी पढ़ाया था, वो जो हमारे पास था कि वर्क डन इज़ इक्वल टू डेल्टा KE, याद होगा आप लोगों को। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर जगहों पर हम वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अक्सर जगह पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क की फॉर्म में आता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम, या उसकी बजाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी हम वर्क डन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही हमने वर्क डन की फॉर्म में लिखा। अब ये क्या चीज़ है, UB माइनस UA, ये तो हमें समझ लगी। अब इस वर्क डन को अगर हम पर यूनिट चार्ज चेक करें, यानी हम इस वर्क डन को सिंगल यूनिट चार्ज यानी सिंगल उस चार्ज के लिए निकालें, एक चार्ज के लिए इस वर्क डन को जब हम चेक करते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये चीज़ क्या है, VB माइनस VA, क्योंकि जब अलग-अलग डिवाइड होगा UB बाई Q0 VB होगा, ठीक है, और UA बाई Q0 VA होगा। तो ये डेल्टा V है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा, जो वर्क डन होता है वो स्टोर होगा एनर्जी की फॉर्म में। जब हम उस एनर्जी को हम एक चार्ज के लिए चेक करते हैं कि वर्क डन कितना हो रहा है, वो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इस पॉइंट पर जो वो होगा UA बाई Q0, ये होगा VA, और इस पॉइंट पर जो होगा UB बाई Q0, ये होगा VB। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, या इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू WA टू B डिवाइडेड बाई Q0, ये एक ही चीज़ है, ठीक हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला, या इसको हम डेल्टा U बाई Q0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो WA से A टू B है वो डेल्टा U के इक्वल भी है। अब यहाँ पर से इसका जो यूनिट निकलता है वो यूनिट है वोल्ट। आप सबको पता है वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन मूविंग अ यूनिट 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड 1 वोल्ट, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। अब यहाँ पर एक बात मैंने एक्स्ट्रा की है, वो इसी डेफिनेशन में आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, वो है कि वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब मैंने ऐसा क्यों बोला,
अगर इक्विलिब्रियम में चार्ज ना हो तो चार्ज के अंदर प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में ही इक्विलिब्रियम होता है ना, या अगर इक्विलिब्रियम नहीं है इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी सूरत में फिर हम उसको इस तरह कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए इसकी डेफिनेशन के अंदर आता है कि वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये तो हमने बात देख ली। और इसमें क्या आता है, इसका यूनिट है वोल्ट, या इसको हम लिख सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम कह दिया, इसे हम लिख सकते हैं कि जॉउल पर कूलम, सॉरी वो न्यूटन पर कूलम गलती से वोल्ट पर मीटर के लिए आ गया, जॉउल पर कूलम, क्योंकि वर्क डन का यूनिट है जॉउल, चार्ज का यूनिट है कूलम। अब इस इधर से ही बनता है, अगर हम दोनों तरफ उसको वोल्ट को मीटर से मल्टीप्लाई करवाएं, जॉउल पर कूलम को भी मीटर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये वोल्ट, सॉरी इसको जब हम मीटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओ, तो जॉउल पर कूलम मीटर, ये क्या चीज़ बनती है, जॉउल पर कूलम मीटर, ये बनता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि जॉउल पर मीटर न्यूटन होता है। तो अब असल में और यहीं से फिर हमारे पास क्या चीज़ आती है कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। असल में आया क्या है, मैं बात का करना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा 1 वोल्ट इज इक्वल टू जॉउल पर कूलम, ऐसा ही है, जॉउल है उसका यूनिट वर्क का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वर्क को न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि वर्क होता है FD, F का यूनिट है न्यूटन और ये मीटर है। तो यहाँ से जब मैं इसको वोल्ट पर मीटर बना दूँ तो ये न्यूटन पर कूलम की फॉर्म बन जाती है, जो मैंने आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट के बारे में बात की थी। तो यहाँ से ये आपके पास आता है। इसी के साथ हम एक और बात भी कर लेते हैं, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर क्या चीज़ रहती है, वो कहते हैं कि एक मिनट ये इसका, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर वो बोलता है कि फार्मूला उसका होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है उसका नेगेटिव जब हम लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल आता है। असल में ये तो हमें आप लोगों ने पढ़ा कि डेरिवेशन वगैरह सब की हुई है, इसका फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ होता है, न्यूमेरिकल्स में। पूरे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला सीन है ना पूरे के अंदर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि हमने जो पढ़ना है फार्मूला पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये फार्मूला यूज़ होता है, वैसे इसमें में अंदर से कोई ऐसा ख़ास वो नहीं यूज़ होता, ठीक है। यानी इसका ऐसा नहीं है कोई इसके अंदर से कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो असल में क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जब हम करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है, ठीक हो गया। अब आगे आता है, अच्छा वोल्ट के बारे में हमने बात की थी, वोल्ट इज इक्वल टू सॉरी पोटेंशियल जो है वो हमने कहा था W/Q, ऐसा ही है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला जो एक और भी हो सकता है वो होगा KQ/R। अब ये आता कैसे है आप सबको भी पता है, वैसे क्या होता है W = FD, और F की जगह D की जगह R लिखते हैं, F की जगह कूलम लॉ की वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है। फोर्स के लिए फार्मूला क्या था, F = KQ1/Q2/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या था, KQ/R²। और जो हमारे पास वोल्ट है इसका फार्मूला था KQ/R, यानी पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा KQ/R, जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला KQ1/Q2/R², और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये KQ/R है, KQ/R², सॉरी यस, इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक का क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का KQ/R², ये था पोटेंशियल का KQ/R, ठीक हो गया।
अब ये तो हमें समझ लगी। अब अच्छा, इसमें से कभी कभी वो पंजाब की साइड बुक के अंदर, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, पंजाब की थ्योरी ज़रूर पढ़ना, उसके साइड बॉक्स ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अक्सर जो पेपर के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं वो उसके साइड बॉक्स से आते हैं। और यहीं से रिलेटेड एक और आता है कि ECG जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, वो हमारे हार्ट के लिए जो है ना, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है हार्ट के लिए। आप साइड बॉक्स पढ़ेंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ECG किसके लिए है, ECG है हार्ट के लिए। असल में ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पहले एक दफ़ा पेपर में आ चुका है। और जो EEG है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये है ब्रेन के लिए, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है। वैसे साइड बॉक्स ज़रूर पढ़ना, थ्योरी ज़रूर पढ़ना, पंजाब की बुक पढ़ोगे तो कुछ होगा। इसी के साथ हमारे पास आती हैं एक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। एक्विपोटेंशियल सर्फेसिस नाम से आता है, हर चीज़ में आपको कहता हूँ कि नाम जो है उसका उससे कोई ना कोई रिलेटेड होता है, ऐसे ही नाम नहीं रख दिया जाता। अब एक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कौन सी होंगी, दो चीज़, एक एक्वी और पोटेंशियल। अब वो सर्फेसिस जहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर इक्वल हो, एक्वी इक्वल से और पोटेंशियल यानी ऐसे सरफेस, अब ये चार्ज है ना Q, इसके गिर्द एक ऐसा सरफेस होगा जहाँ पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। V क्या है, कांस्टेंट। अब ऐसे को हम कहते हैं एक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो इससे रिलेटेड एक बात आती है कि जहाँ पर एक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हमने किसी उसको मूव करवाना है ना, चार्ज को, किसी दूसरे चार्ज को एक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उसे हम वर्क नहीं कराना पड़ेगा। ऐसी सूरत में एक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन होता है 0। अब क्यों होता है 0? वर्क डन के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, या हमारे पास था डेल्टा V = W/Q, ऐसा ही था, अभी फार्मूला लिखा है। अब V कांस्टेंट है तो डेल्टा V हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी डेल्टा V, अगर ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है तो हमने डेल्टा V लेना है, तो वो आएगा VB - VA, ऐसा ही है। अब जब VB और VA इक्वल है तो आंसर आएगा 0। तो ऐसी सूरत में जब ये चीज़ हो जाएगी 0 तो ये W/Q क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ से W क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए एक्विपोटेंशियल सर्फेस पर हमें वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद अगर हमने एक एक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी एक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाना है, यानी अगर इसी की तरह एक और हमारे पास आ जाए ऐसी सरफेस, अगर हमने इधर से उठकर इधर आना है फिर वर्क करना पड़ेगा, वैसे वर्क नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर हमने एक ही सरफेस पर इधर उधर मूव करना है उसके लिए हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने एक सरफेस से उठ कर दूसरे सरफेस पे जाना है तो वहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा। ये हमारे पास था एक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। अब इसी के साथ हमारे पास आता है कि अच्छा, इसमें एक और बात है पंजाब की बुक के अंदर। अच्छा, पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है जी, एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सबको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करे, यानी ऐसे काइनेटिक एनर्जी गेन करे मूवमेंट करने से, एक पॉइंट पर यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था और दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। अब इस पॉइंट पर A से B अगर इनके दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उसे हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बहुत छोटा यूनिट है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एनर्जी का यूनिट है, ये बात याद रखनी है, ध्यान में इस बात को रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, ना कि ये चार्ज का यूनिट है या पोटेंशियल का यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। वैसे जो है ये चार्ज के लिए होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो तो चार्ज है, अगर जूल हो गया तो एनर्जी का आ जाएगा। इसके अलावा अगला आता है कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। असल में पंजाब की बुक में ये वाला टॉपिक है छोटा सा, लेकिन फेडरल की बुक में टॉपिक नहीं है। इन दोनों के अंदर जो कंपैरिजन है, एक तो फार्मूले का डिफरेंस है, यानी ग्रेविटेशनल के लिए होता है Gm1m2/r², तो जो वो दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके लिए होता है Kq1q2/r²। ये था। उसके बाद दोनों की रेंज इन्फिनिटी है, इसकी भी इन्फिनिटी है, इसकी भी इन्फिनिटी है। उसके बाद इसका सिंबल ऑफ कांस्टेंट G है, इसका सिंबल ऑफ कांस्टेंट K है।
ठीक हो गया। अब इसमें जो जी की वैल्यू है ये है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब जी की वैल्यू जिनको याद हो तो उनको तो पता है कि इसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 11 है, 6.673 इंटू 10 पावर 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये है हमारे पास जी की वैल्यू। और के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। तो ये और ये बहुत और ये जी बहुत छोटा है, के वेरी लार्ज, के की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसमें जो नेचर है ये हमेशा अट्रैक्टिव है। ऐसा नहीं हुआ कि ग्रेविटी की फ़ोर्स ने, यानी ग्रेविटी ने किसी बंदे को दूर धक्का मार दिया हो, कि ये नहीं है कि अगर मैं और मेरे साथ राफे जिस तरह अगर पढ़ा रहा है वो भी, अगर मैं और राफे दोनों छत से छलांग मारें तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज़मीन कहेगी नहीं तू वापस चल, तू नहीं आ, राफे को अपनी तरफ खींचेगी और मुझे दूर, या राफे को दूर फेंकेगी, मुझे अपनी तरफ खींचेगी, नहीं। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, हमेशा इसकी नेचर ही अट्रैक्टिव है। जबकि जो कूलम फोर्स है यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी है और ये रिपल्सिव भी है, और ये डिपेंड करती है कि चार्जेस कौन से हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो इसमें है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, यानी ये नहीं डिपेंड करता कि दो बॉडीज़ के दरमियान मीडियम है या नहीं है, यानी अगर उसके दरमियान एयर है या वैक्यूम है या उसके दरमियान कोई कागज़ है या कुछ और चीज़ रख लो, कोई भी मीडियम चेंज करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें फ़र्क पड़ता है, पहले मैंने आपको बताया कैसे पड़ता है। उसके अलावा इसमें एक और आता है कि इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेरी वीक फोर्स है, वेरी वीक फोर्स है, और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग है क्लोज रेंज पे। इसको स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत मैसिव बॉडीज़ चाहिए, अर्थ के साइज़ की या उससे भी बड़ी, तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी बजाय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये तो क्लोज रेंज में वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसे अब हम जो कहते हैं ग्रेविटी की बात है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, तो फिर हमारे इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाता। किस वजह से कि जो बॉडीज़ थी उनके दरमियान फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाती, एक दूसरे को टक्करें मारने लग पड़ती। अब अगर मैं हूँ और एक बेड है या कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई भी बड़ी चीज़ है, गाड़ी है मिसाल के तौर पर, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होती ज़्यादा तो वो तो आगे बड़क मेरे अंदर लगती, मैं वहीं मर जाता। इसीलिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स को अल्लाह ताला ने वीक रखा है ताकि ये जो लाइफ है ये पॉसिबल हो, ठीक है ना। ज़िंदगी होगी तो कुछ होगा ना। अब अगर इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक रखा गया, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग रखा है। जब क्लोज रेंज में होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद हमारे पास आता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। असल में ये केमिस्ट्री वालों ने तो पहले पढ़ भी रखा है फर्स्ट ईयर में। पंजाब जिन्होंने पीटीबी पढ़ी है ना फिज़िक्स के लिए, उन्होंने तो खैर मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड वैसे भी पढ़ ली है, लेकिन मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड जो केमिस्ट्री वाले हैं उन्होंने तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ ली थी ना। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के अंदर यहाँ पर वो E=V/d वाला फार्मूला लगेगा। ये आता कैसे है, ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का करवाया था, मैंने कहा था ये फार्मूले, असल में ये फार्मूला बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के अंदर हुआ क्या था कि आप लोगों ने थ्योरीज़ की ज़रूर पढ़नी है। उसने ऑयल के ड्रॉपलेट स्प्रे किए थे, ऑयल का ड्रॉपलेट गिरा था, फिर उसको उसने आयनाइज करवाया था, फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को इस तरह एडजस्ट किया था कि बॉडी जो है वो मूव कर सस्पेंड हो जाए वो ऑयल ड्रॉपलेट एयर में, तो फिर उससे उसने चार्ज मालूम किया था। अब यहाँ पर होता क्या है कि इधर से हमारे पास इस ऑयल ड्रॉप मेथड से एक फार्मूला आता है Q=mgd/v। असल में होता क्या है कि F किसके इक्वल है, F=mg। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में मैंने आपको कहा था कि उसने इलेक्ट्रिक जो थी ना, इलेक्ट्रिक फोर्स थी। अब चूंकि वो नीचे गिर रहा था ऑयल ड्रॉप, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी जो उसके वेट के इक्वल होगी, और दूसरी तरफ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जो उसको आयनाइज करवाया जो कि उसको रिपेल कर रही थी। तो अब वो जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है, ऐसे ड्रॉपलेट जो नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो उसको नीचे से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर धक्का मार रही है। अब उसने क्या किया था, इन दोनों को इक्वल किया कि ऑयल ड्रॉपलेट ना एयर में ही रुक जाए, एयर में रुक जाए। अब वो सस्पेंड हो गया था, तो इस वजह से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है,
इसके लिए हम ये लिख सकते हैं क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले से mg। तो यहाँ से हमारे पास ये, और E की वैल्यू किसके इक्वल है, V/d के। तो ये मैं लिख सकता हूँ QV/d इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से Q का फार्मूला क्या आता है, mgd डिवाइडेड बाय V। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से फार्मूला निकला था। मुझे पता है कि जो उन्होंने बच्चों ने वैसे पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में थोड़ी सी इसमें ऐसा फार्मूला वगैरह नहीं आया था, लेकिन असल में वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसके बाद मिलिकन ने फिर जो चार्ज था ना इलेक्ट्रॉन पे वो निकाला था, वो था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया। उसके असल में हुआ क्या था कि डिफरेंट, इससे ज़्यादा भी वैल्यूज़ आई थी इसकी, और मल्टीपल, यानी इसके और इसके मल्टीपल्स आए थे। तो मिनिमम जो वैल्यू थी वो ये वाली वैल्यू थी। तो इस वजह से उसने कहा कि ये जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमारे यहाँ कैपेसिटर पर और कैपेसिटेंस पर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जो है ना, इससे रिलेटेड बेतहाशा क्वेश्चन आते हैं। कैपेसिटर क्या चीज़ है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, आप सबको पता है। अब होता क्या है, और यहाँ पर से हमें भी पता है Q = CV, या आप लोगों ने पहले साहब ने पढ़ रखा है, कोई नई बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ पर जो C है ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। यानी जिसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम है वो कम चार्ज स्टोर कर सकेगा। ठीक है। अब इसके अलावा हम फिर आगे आते हैं, और हमें ये पता है यूनिट जो है कैपेसिटेंस का वो है फैरड। ठीक है। अब फैरड बहुत बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा यूनिट है कि हम इसे अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अर्थ के साइज़ जितनी प्लेट्स चाहिए, इतनी बड़ी वो हमारे पास होना चाहिए, तो वो तो हम अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए यूनिट फिर हम यूज़ करते हैं माइक्रो फैरड, ठीक है, और पिको फैरड। अब उसके अलावा फिर हम आगे आते हैं, और फैरड किसके इक्वल है, यहाँ से देखो C आएगा Q/V के इक्वल। तो Q होता है कूलम, V होता है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट हमारे पास 1 फैरड आ जाएगा। सही हो गया। अब आप लोगों को कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला भी है, कैपेसिटेंस = A∈0/d। ये कब है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला है, लेकिन कब है, जब इसके दरमियान मीडियम जो है वैक्यूम है। ठीक है ना, तब आएगा हमारे पास ये फार्मूला कैपेसिटेंस का। ये कैसे आएगा मैं डिराइव नहीं कर रहा, आप सबको भी पता है कैसे आएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमने इसको देखा ना, C कैपेसिटेंस का फार्मूला वैक्यूम में, जब हमारे पास कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम था। अब असल में यहाँ पर A क्या है, फेसिंग एरिया है। फेसिंग एरिया यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर देखो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो जो फेसिंग एरिया है ना, फेसिंग एरिया इस प्लेट की तरफ जो मुंह किया हुआ है इस प्लेट ने, उस एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया है फेसिंग एरिया ये, ठीक है। ε0 तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो तो कांस्टेंट है। डी जो है, डी दोनों प्लेट्स के दरमियान का सेंटर से डिस्टेंस है। अब देखो पता है क्या सीन है, ये देखो मिसाल के तौर पर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब इसका सेंटर ये है और इसका भी सेंटर ये है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस डी है। अब ये बात बहुत ज़रूरी थी बताने के लिए यहाँ पर। अब क्यों ज़रूरी थी, आप लोग कहोगे कि ये देखो वरना बच्चों ने बस याद रखा हुआ है कि प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस डी है, लेकिन वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले वो जो बाबे उधर बैठे हुए हैं, वो बड़े बड़े प्रोफेसर, वो ऐसे नहीं आ गए उधर, उनके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आए हैं, और वो फिर पेपर भी अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब का बनाते हैं। अब होता क्या है, वहाँ पर क्वेश्चन पहले आ चुका है कि अगर हम प्लेट्स की थिकनेस को बढ़ा दें, अब देखो पहले डिस्टेंस कितना था, इतना। अभी देखो जहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले देखो डिस्टेंस कितना था, इतना, ऐसे, ये है डी। अब मैं इन्हीं प्लेट्स की अगर थिकनेस बढ़ा दूँ, एक ये कर दूँ और एक ये कर दूँ, अब देखो, अब देखने में डिस्टेंस कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको बात बोली है सेंटर से डिस्टेंस देखना है, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा उतना ही रह रहा है, भले प्लेट जितनी मर्जी थिक हो जाए।
क्योंकि देखो इसी प्लेट को अगर मैं मोटा ऐसे कर दूं, थिक कर दूं, वैसे तो देखने में इनके दरमियान का डिस्टेंस इतना सा रह गया, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस उतना ही है। तो इसीलिए वो पेपर में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर रिप्लेस्ड बाय प्लेट्स ऑफ ग्रेटर थिकनेस, तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की थी कि कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी, डी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, असल में डी सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है। तो डी जो है वो फिक्स, क्योंकि अब भले आप जितनी मर्जी मोटी प्लेटें ले आओ तो उतना डी उतना ही रहेगा, इसलिए कैपेसिटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। और यहाँ पर भी इसी के साथ एक और बात आती है कि अगर हम यहाँ पर कोई मीडियम डाल दें इसके अंदर, तो फिर कैपेसिटर, इसका वैक्यूम का फार्मूला फिर साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ये फिर वैक्यूम की जगह मीडियम हो जाएगा। ये आप लोग जिस तरह उसमें हमने पहले बात की थी, सही है। अब इसमें क्या होगा, इससे फिर हमारे पास ये फार्मूला आता है कि सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम के साथ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स के अंदर हमने बात की थी कि जब हम वो मीडियम डालते हैं तो फोर्स कम हो जाती है, लेकिन कैपेसिटर में जब हम मीडियम कुछ डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ई आर का रिलेटिव परमिटिविटी का फिर से फार्मूला निकलता है और वो है सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। पहले भी मैंने आपको दो फार्मूले लिखवाए थे, फोर्स और कैपेसिटेंस के लिए उल्टा है। फोर्स और क्या है, वैक्यूम ओवर मीडियम, कैपेसिटेंस के लिए है मीडियम ओवर वैक्यूम। ये तो आपको बात की समझ आ गई होनी है। अब इसके बाद कैपेसिटर की ना, ये तो हम जब पढ़ते हैं ना हमारे सिलेबस में, अभी जो है इस लेवल पर हम आसानी के लिए पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि वो आसानी से हम उसको उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी होते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा, स्फेरिकल कैपेसिटर, मिनिएचर कैपेसिटर, ट्यूबुलर कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, पेपर, इलेक्ट्रोलिटिक और बेतहाशा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं। अब कैपेसिटर की भी कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज़ और पैरेलल वाले। मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था पहले उसमें चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस वाला, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैपेसिटर और स्प्रिंग्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन सेम है। कैपेसिटर, इसका कॉम्बिनेशन सीरीज़ जो है वो क्या होता है, 1/k इक्वल्स टू k एक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ c होगा, यहाँ k स्प्रिंग के लिए होता है, c1 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे चलता जाएगा। और पैरेलल में हमारे पास आता है C एक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसे आगे चलता जाएगा। अब कुछ बातें इससे रिलेटेड बतानी है। हमेशा सीरीज़ में, हमेशा सीरीज़ का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, डिवाइड हो जाता है, इसको मैं लिखता हूँ डिवाइड। और जब हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज डिवाइड हो जाता है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, सीरीज़ की डेफिनेशन है कि ओनली वन पाथवे, और पैरेलल है डिफरेंट पाथवेज या मोर देन वन पाथवे। मोर देन वन पाथवे। अब मैंने ये बात क्यों लिखी और इस बात का मतलब क्या है? असल में हम तो हमेशा से पढ़ते आए हैं सीरीज़ है जी, ऐसा करके आएगा कुछ, और उसका इस तरह हम बस आसानी से उसको हम निकाल लेंगे, उसकी वैल्यूज़, उसकी कैपेसिटी, मतलब इस तरह। और पैरेलल के लिए हमने पढ़ा है जी ऐसा होगा, ऐसे जुड़े होंगे यूँ अलग-अलग से, हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। असल में अब इसके अंदर एक मसला है, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो कोई अंधा बच्चा भी होगा तो देख के वो बोल देगा कि ये सीरीज़ है, ये पैरेलल है। पर मैंने आपको कहा कि वहाँ पर जो एग्जामिनर बैठे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बैठे,
उन्होंने इस तरह की शक्लें नहीं देनी ना, उन्होंने देनी है डायग्रामें हैवी हैवी। अब वहाँ पर फिर बच्चे का ना मुंह खुल जाता है जाके, वो कहते हैं यार ये क्या चीज़ आ गई है, ये तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं, ना ये सीरीज़ है ना ये पैरेलल है। ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ यही दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, या सीरीज़ में लगे होते हैं या पैरेलल में लगे होते हैं, उनकी शक्लें डिफरेंट होती हैं। हमेशा याद रखना सबसे आसान तरीका चेक करने के लिए कि सीरीज़ है या पैरेलल है, तो हमने क्या करना है, पाथवे चेक करना है बैटरी से। अगर पाथवे एक ही है करंट के लिए, सिर्फ एक ही पाथवे होगा तो वो होगा सीरीज़, और अगर एक से ज़्यादा पाथवे होंगे तो वो होंगे पैरेलल। अब पाथवे से क्या मुराद है यहाँ पर, या मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से जो मैं बातें कर ही जा रहा हूँ कि एक पाथवे है या दो पाथवे हैं या क्या सीन है, तो इसमें असल में देखो, क्योंकि वहाँ पर ना एक हैवी से भी सवाल आते हैं। मैं एक आपको मिसाल दे देते हैं। एक कैपेसिटर लगा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर एक हमारे पास आता है, हम ऐसे नीचे आ गए, नीचे देखो इधर हम, या इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नीचे आ गए, नीचे हमने आके एक और ऐसे लगा दिए, सही हो गया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा ही है ना। अब इसमें ना ये तो सीधा आप लोगों को वैसे लग रहा है, अगर साथ हम बैटरी लगा दें तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर मैं इधर ऐसे बैटरी लगा दूं, ये तो आप लोगों को सब अंधे बच्चे को भी नज़र आ रहा है पैरेलल है ये। अब इसमें ना एक एडिशन करते हैं जो पेपर में आ चुकी है एडिशन। वहाँ पर होता है ऐसे, एक ये लगता है, एक ये लगता है, और इसी तरह एक ये लगता है और एक ये लगता है। अब देखो, अब बताओ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अब मुंह खुलता है बच्चों का कि यार ये क्या साइंस आ गई है, ये क्या बोल दिया है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं इनको कह दूँ ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इनको ना हम नंबरिंग, पहले नंबर पे तो हम ना इनकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग क्या है, हम कहते हैं ये है C1, ये है C2, उसके अलावा हम कहते हैं ये है C3, फिर इसको मैं कहता हूँ C4, C5 और C6। ये बैटरी है, सही है, कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर और बैटरी के सिंबल में क्या फ़र्क होता है, एक ये बड़ी लाइन है, एक छोटी है। कैपेसिटर में दोनों बराबर लाइनें होती हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अब वहाँ पर क्या करना है, अब ना गौर से ज़रा देखना है कि होगा क्या। देखो, जिनमें सिंगल पाथवे होगा वो होंगे सीरीज़ में, और जिनमें एक से ज़्यादा पाथवे होगा वो होंगे पैरेलल में। अब इसके अंदर ना अगर आप देखो ना तो सीरीज़ और पैरेलल मिक्स लगे हुए हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन है कुछ में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो, सिर्फ C3 और C6 को देखो तो वो तो पैरेलल में लगे हैं, अंदर वालों को छोड़ दो। लेकिन देखो यहाँ पर जब हम जाते हैं इधर से, अब देखो कि ये ऐसे करंट यहाँ से गया, ऐसे एक ये दोबारा सिंगल पाथवे क्रिएट हुआ है कि नहीं, एक हुआ है ना क्रिएट, तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में, सिंगल पाथवे वाले सीरीज़ में। इसी तरह ये यहाँ से आया ऐसे, तो ये भी आपस में सीरीज़ में आ गए। फिर उसके बाद अब हमने सॉल्व कैसे करना है, अब हम ना हर किसी को ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C दे देते हैं, हर किसी की कैपेसिटेंस कह देते हैं C, कुछ भी हो वैसे हम बस सॉल्व करने के लिए। अब हर किसी की कैपेसिटेंस C होगी। अब इन दोनों की अगर C कैपेसिटेंस है, सीरीज़ में लगे हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, है इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, सोचो खुद। 1/C प्लस 1/C, इसकी 1/C और इसकी C, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास होता है प्रोडक्ट ओवर सम, तो ये आ जाएगा C² डिवाइडेड बाय 2C, तो ये आ जाएगा C/2। ठीक है, इन दोनों की आ जाएगी C/2, इसी तरह इनकी भी आ जाएगी C/2। अब मैं करता क्या हूँ, बल्कि बहुत सॉरी मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। मैंने अभी एक चीज़ देखी है, गलती कैसे मैंने ना, ये सीरीज़ में नहीं है, ये गलती कर दी। असल में ये बात मैं बताना ही भूल गया, ख़ुद भी भूल गया। जब हमने पाथवे देखना है तो बैटरी के एक टर्मिनल से जाके दूसरे टर्मिनल तक देखना है।
इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, शुक्र है याद आ गया। यहाँ देखो, सॉरी, इसमें अब देखो ऐसे ऐसे ये आ गया C3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 अपनी मर्ज़ी से नाम दिया और सब की कैपेसिटेंस अगर हम C ले लें। अब यहाँ पर होगा क्या, सॉरी, ये जो मैंने आपको गलती कह दी ना, गलती की थी, वो अभी ठीक कर लेते हैं। ये देखो, पाथवे चेक करना है, बैटरी से बैटरी तक पाथवे पूरा चेक करना है। मैंने सिर्फ इतना चेक कर दिया, वो गलती कर दी। यहाँ से हम चेक करते हैं, ये गए इधर से, अब इधर से इधर जाओ तो ये ऐसे गए, ठीक हो गया, ये और ये, यहाँ से हम यहाँ गए, ऐसे आगे तक गए, ये क्या आ जाएगा, ये सीरीज़ में आएगा ऐसे, यहाँ से करंट इधर 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 ऐसे ऊपर और फिर वापसी इधर। तो ये दो सीरीज़ में, और इसी तरह ये C2 और C4 सीरीज़ में। अब समझ लगी ये पाथवे का क्या करना है। पाथवे हमने बैटरी से बैटरी चेक करना है, एक टर्मिनल से दूसरे। यहाँ से करंट आया, इधर से गया, C1 गुजरा C2, फिर ऊपर से मुड़ के दूसरे टर्मिनल तक आया। तो अब एक ही पाथवे था करंट का, तो C1 और ये वाले सीरीज़ में, और ये C4 और C2 सीरीज़ में। अब अगर ये आपस में ये सीरीज़ में, तो ये आपस में, ये वैसे यूं ये पैरेलल में है। अब ये कैसे पैरेलल में, देखो, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल में कैसे आ गए, जब हम यहाँ से यूं जाते हैं ऊपर, अब ऐसे ऊपर गए, एक पाथ नहीं रहा, पाथवे करंट के लिए चेंज हो गया। जब करंट के लिए पाथवे चेंज हो जाएगा तो एक से ज़्यादा पाथवे आ जाएंगे करंट के लिए, तो वो हो जाएंगे पैरेलल में। अब ये और ये आपस में तो सीरीज़ में है, ठीक है ना, लेकिन ये और ये आपस में पैरेलल में। अब हम क्या करते हैं, हम इसको छोड़ो, हम ना ऐसा कर लेते हैं, इनको और इनको ना सॉल्व कर लेते हैं। इसकी बजाय ये हमने ऊपर नीचे वाले वैसे ही रहने दिए, C3 C6, इनको ना हम ऐसे ही दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। ये बैटरी आ गई, ठीक है। अब देखेंगे, ये है C3, ये है C6। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में, हम इन दोनों की आपस में कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। आपस में पैरेलल हैं तो C प्लस C, एक कैपेसिटर 2C का लगा दो, और इसी तरह वो C प्लस C, ये कैपेसिटर 2C का लगा दो। किया क्या है, ये और ये आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको क्या कर देंगे, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक अलहदा से कैपेसिटर बना दिया है। असल में कैपेसिटर नहीं अलहदा बनाया, कैपेसिटर वही है, लेकिन हमने ना सॉल्व चूँकि करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूँ कॉम्प्लेक्स सर्किट आ रहा है थोड़ा सा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उनको ना आप कुछ हिस्सों को लेके उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते जाएंगे और उनको अलहदा से रिप्लेस करते जाएंगे, ताकि डायग्राम आसान होती जाए, हमें पता चलता जाए कि हम क्या करते चले जा रहे हैं। अब ये और ये पैरेलल में है, 2C हो जाएगी C प्लस C, इसी तरह ये और ये पैरेलल में, ये क्या हो जाएंगे 2C। अब देखो, अब करंट यहाँ से गया है, ऐसे एक से गया, एक से ऐसे 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 फिर के वापसी आ गया, तो ये और ये सीरीज़ में आ गए। अब जब ये और ये सीरीज़ में आ गए, तो इन दोनों की सीरीज़ कैपेसिटेंस क्या होगी, सीरीज़ कैपेसिटेंस क्या होती है, प्रोडक्ट ओवर सम, ये आ जाएगी 4C² ओवर नीचे क्या आ जाएगा 4C, तो ये 4 कटेगा C। अब इन दोनों की आपस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी C। अब जब इनकी आपस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C आ जाएगी, तो हम फिर इसको ख़त्म करके ना एक ही कैपेसिटर C का लगा देंगे, ठीक हो गया। अब देखो,
अब हमने क्या कर लिया, अंदर वालों की सबकी टोटल कैपेसिटेंस निकाली, वो निकली C। पहले हमने इन दो को किया, फिर इन दो को किया, जो आए उनको आपस में सॉल्व किया, और फिर हमारे पास एक कैपेसिटर अंदर वालों की आ गई। अब देखो, अब तीनों पैरेलल वाले में आ गए जो हमने नॉर्मली पढ़े होते हैं। तो अब तीनों पैरेलल में है, C प्लस C, टोटल कैपेसिटेंस 3C। यानी इस पूरे सर्किट की, ये जो पूरा आपके पास डायग्राम है, इसकी टोटल कैपेसिटेंस यानी C एक्विवेलेंट जो है वो 3C के इक्वल है। इस तरह असल में आपने थोड़ा इनको सॉल्व करना है, हमने पाथवे को चेक करना होता है, ठीक है ना। मिसाल असल में पाथवे का क्या सीन है कि अगर ऐसे एक कैपेसिटर है, ऐसे एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे कैपेसिटर है, एक ऐसे कैपेसिटर है। अब वैसे अगर आप देखें ना, तो अगर यूँ ऊपर नीचे बने हों, जिस तरह यूँ ऊपर नीचे बने हों, तो वो देखने में पैरेलल लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पाथवे चेक करना होता है। अगर ये एक पाथ है, एक पाथ चलता चला जा रहा है, तो ये सारे के सारे आपस में सीरीज़ में है, आपने पाथवे को चेक करना है। अगर इसी के बजाय आपके पास पाथवे डिफरेंट हो जाए, यानी एक ऐसे कैपेसिटर चला जाए और एक ऐसे चला जाए, अब करंट के लिए दो पाथ हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे कि ये और ये फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। अब ये तो हमने देखा ना, इसी के साथ हमारे पास, अच्छा जी, अच्छा, ये तो हमने देखी बात। अब इसी की तरह का हमारे पास अच्छा, हाँ चलें, अब हम एक और भी कर लेते हैं सवाल इसी तरह का। अब देखो, हमने ना इधर लगाई बैटरी। अब देखो ज़रा गौर से, अब बैटरी है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी C, ये भी C, ये भी C। अब करो इसकी एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। अब बच्चे क्या करेंगे, अब देखो हम देखेंगे कि पहले सीरीज़ में कौन से लगे हुए हैं। ऐसे हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ पर दो पाथवे आ गए करंट के। इसका मतलब है जो ये ऊपर जा रहा है और जो इधर आ रहा है, ये आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल में लगे हैं। अभी हम इसको देखते हैं, अब हम आगे जाते हैं। अब यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, एक ही पाथवे चलता जा रहा है, एक ही पाथवे चलता जा रहा है। अब जब ये और ये एक ही पाथवे को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ में है, इनकी फिर से एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, C बाय, हमारे पास क्या आ जाएगी, C/2 इन दोनों की। तो हम इनको रिप्लेस कर देते हैं एक ऐसे कैपेसिटर से कि जिसकी एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 के इक्वल है। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ से हम गए थे तो दो पाथवे आ गए थे। अब जब पाथवे एक से ज़्यादा हो गए तो ये अलहदा चला गया, ये अलहदा, तो ये पैरेलल में आ गए। ये वाले पैरेलल में है, ये इधर और ये इधर, ये पैरेलल में है, लेकिन ये और ये सीरीज़ में है। अब इन दोनों की सीरीज़ की एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली तो ये हमारे पास C/2 आ गई। अब चूँकि ये दोनों सीरीज़ में है और ये इसके साथ पैरेलल है, तो हमने इन दोनों को रिप्लेस किया एक इस कैपेसिटर से जिसकी एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 है। अब हम इसकी और इसकी कैपेसिटेंस, इन दोनों की कैपेसिटेंस का निकाल लेते हैं, तो C प्लस C/2 आ जाएगी हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगी 3C/2। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने ना ज़रा ध्यान से इन चीज़ों को करना है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए था ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के बताना, क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर ये कॉम्प्लेक्स वाली डायग्राम्स ही आती हैं, वहाँ पर ये सादा सादा काम नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पर कोई पोलराइजेशन में मुश्किल बात नहीं है, ना कोई इसमें नई बात है। पोलराइजेशन क्या है कि जब भी हम देखो, ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये प्लेट्स हैं चार्ज्ड, इनके दरमियान हमने ऑब्जेक्ट डाले हैं ऐसे, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट है वो हमने इनके बीच में रख दिया, एक ही ऑब्जेक्ट है, मीडियम मिसाल के तौर पर रख दिया। अब होगा क्या, अब वैसे नॉर्मली ना ये जो है ना, ये जो पोलराइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ये डायपोल्स जो हैं,
आम तौर पर ये होते हैं न्यूट्रल, ठीक है, वैसे तो ये होते हैं न्यूट्रल, ठीक है, और ये इंसुलेटर होते हैं। ये बात याद रखनी है, ये इंसुलेटर होते हैं। ये मेरा ECAT 2 में क्वेश्चन भी आया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सुपर कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स। तो वहाँ पर इंसुलेटर आंसर होता है, क्योंकि इंसुलेटर क्यों ज़रूरी है? अगर ये इंसुलेटर ना हो, यानी कंडक्ट करने लग जाए इलेक्ट्रॉन को, करंट को, तो चार्ज स्टोर नहीं रहेगा, चार्ज मूव कर जाएगा। तो इस वजह से कैपेसिटर का जो मकसद है चार्ज स्टोर करने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये इंसुलेटर यूज़ करते हैं। अब असल में आम तौर पर इनके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, यानी पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव होगा और चारों इसके इर्द गिर्द सारा नेगेटिव होगा, जिस तरह एटम के अंदर होता है। तो वो होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या होता है जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस करेगी, इसके अंदर के चार्जेस को भी इन्फ्लुएंस करेगी। अब जो इसके अंदर पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जो पॉजिटिव चार्जेस थे इसके अंदर वो मूव कर देंगे नेगेटिव की तरफ, यानी क्योंकि अट्रैक्शन होगी, और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर देंगे। इधर ही यूँ भी यही होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब ये देख लिया। अब ऐसे में क्या चीज़ हुई है, इलेक्ट्रिक पोल, इसे कहते हैं कि जब अब ना डायपोल बन गया। डायपोल होता क्या है? डायपोल। अब देखो ये दो लफ्ज़ हैं, डाई और पोल। पोल होता है कि एक सिरा, यानी सिरा जो है, जिस तरह हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है एक और एक साउथ पोल है, इस तरह। और डाई का मतलब है टू, यानी दो पोल, दो एंड्स बन जाएंगे, एंड्स को कहते हैं पोल, सही है। अब एक एंड पॉजिटिव बन गया, एक एंड नेगेटिव बन गया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट पे जब यूँ दो एंड्स बन जाए ऑपोजिट चार्जेस के, उसे हम कहते हैं डायपोल। अब ये बन गए डायपोल। अब डायपोल ये हमने रखा है मीडियम। मैंने आपको कहा था कि जब हम कैपेसिटर के बीच में मीडियम रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। वो बढ़ती क्यों है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से। अब मैं बता रहा हूँ होगा क्या। ये जो प्रोसेस हुआ है डायपोल बनने का, ये है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हमने इसको पोलराइज किया है, पोलर इसके पोल जिसके बना दिए, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इससे कैपेसिटेंस बढ़ती कहते हैं, मैकेनिज्म क्या है? वो तो फार्मूले से तो हमें पता चल गया था कि बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ती कैसे? अब जब ये पोल्स बन गए ना, तो हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू वाली, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी है कैपेसिटर वाले की, ठीक है ना। अब जो ब्लैक से मैं ड्रॉ करने लगा हूँ वो है, अब चूँकि ये जो इनमें पोल्स बन गए, अब ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, क्योंकि हम ये तो हमने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ब्लैक लाइन से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप गौर करो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की, वो अपोज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर को। अब चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा ऐसे हो तो ये इसको कैंसिल करेगा और बड़े की वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब ये पीछे कितना बच जाएगा? इतना सा। अब इसने, इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज किया है। एज अ रिज़ल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गई है? वो हो गई है डिक्रीज़। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कम। क्यों? जो पहले थी उसको दूसरी ने अपोज किया, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है तो उससे होगा क्या? आप लोगों ने वो पढ़े E इज़ इक्वल टू F ओवर Q, ये तो पढ़ा है ना हमने। अब ऐसे में देखो कि अच्छा देखें कि ये मैं कहता था कि E जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी। अब E का आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, E इज़ इक्वल टू V/d। ये फार्मूला कौन सा था? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब यहाँ से जब E कम होगी V कम होगी। जब V कम होगी है तो आपने कैपेसिटर के लिए ये पढ़ा था Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, पढ़ा था कहीं? पढ़ा था। कहाँ पर? जब हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे। तो जब V कम होगी तो Q भी कम होगा। अब Q कम हो गया तो कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास C क्या होता है? C इक्वल्स टू Q/V। अब देखो कि
अच्छा मैंने एक यहाँ पर एक चीज़ गलती कर दी, सॉरी, ये वाला नहीं देखें। यहाँ पर देखो E=V/T में E कम V कम, जब V कम है चार्ज तो उतना ही पड़ा हुआ है ना, चार्ज इधर उतना ही है, तो V कम हुआ है तो C=Q/V में V कम होने से C बढ़ गई। ऐसी सूरत में जब हमने डायपोल डाला तो V कम हुई तो आपके कैपेसिटेंस बढ़ गया। V क्या पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हुआ है तो आपका कैपेसिटेंस आपकी जो है बढ़ गई है। अब मैंने जो आपको पहले वो गलती से लिख दिया था कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, तो बच्चा वैसे सोचता है कि यार पोटेंशियल कम हो गया, चार्ज भी कम हो गया, लेकिन वो होता है जब चार्ज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर तो पहले से चार्ज स्टोर हो चुका है, अब अगर पोटेंशियल कम भी करो तो चार्ज कहीं गायब नहीं होएगा, चार्ज वहीं रहेगा। इस वजह से हम इसको फिर ये नहीं कहते कि V कम करने पे यूँ Q कम हो गया, ये चार्ज करने के बाद की बात है। तो इस वजह से हमने कहा कि जब V कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। इसलिए मैंने आपको वो पहले कहा था कि जब हम कैपेसिटर के दरमियान कोई मीडियम डालते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। वो किस वजह से? पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन से क्या होता है? V कम होता है, V कम होता है तो C बढ़ता है। ये तो हमने कुछ बातें देखी। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। जो बात है डाइलेक्ट्रिक के बारे में है, डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर इंसुलेटर होते हैं। शुरू में वो नॉन पोलर होते हैं, बाद में जब हम इसके अंदर डालते हैं यानी कैपेसिटर्स के बीच में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो फिर वो हो जाते हैं पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बात जब हम फोर्स यानी चार्जेस के बीच में मीडियम डालते हैं तो फोर्स क्या होती है? कम। मैं ऊपर लिख रहा हूँ मीडियम, तो फोर्स क्या होगी? डिक्रीज़। इसी के साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम डालते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है? कम, मीडियम के आने की वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ओवर चार्ज होता है, जब फोर्स कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। इसी के साथ पोटेंशियल भी डालने से कम हो जाता है। वो कैसे होता है? अभी मैंने आपको कहानी सारी सुनाई है। उसके बाद सिर्फ कैपेसिटेंस एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम डालने की वजह से बढ़ती है, बाकी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी जो है, उसके अलावा जो पोटेंशियल है, ये सारी की सारी चीज़ें कम होती हैं। उसके बाद ये तो हमने देख लिया। अब हमारे पास फिर आता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के डिफरेंट फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, अभी पंजाब में है या फेडरल में जिधर भी है पढ़ रखा है फार्मूला आपने। वैसे पोटेंशियल उसका एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ QV। अच्छा, एक बात, जो एनर्जी स्टोर होती है ना कैपेसिटर में, वो जो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड में स्टोर होती है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद और ये जो होती है ना एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, EP मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसका फार्मूला हाफ QV, इसी के साथ हाफ CV², इसी के साथ हाफ Q²/C भी है। ये सारे फार्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। और इसी के साथ एक फार्मूला है वो एनर्जी का हाफ, क्या चीज़ है? A∈0 एप्सिलॉन R/D² इंटू E²D²। अब ये होता क्या है? हमने बस क्या किया है, हाफ CV² वाले फार्मूले में C की वैल्यू डाली और यहाँ पर V की वैल्यू डाली। अब होगा क्या? ये D जो है सॉरी ये स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया, ये D इससे कटेगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? हाफ A∈0 एप्सिलॉन R E² इंटू D। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फार्मूला। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि E/, अब यहाँ पर जो A है एरिया और D जो है, इसको एरिया और D को मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या ये वॉल्यूम नहीं देगा? अब चूंकि ये वॉल्यूम देगा तो मैं इसको इससे डिवाइड करवा देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन R E²। अब ये जो है एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये है एनर्जी डेंसिटी, इसको हम लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब गौर से बात याद रखनी है कि पेपर के अंदर वो क्या पूछ रहा है, वो एनर्जी पूछ रहा है या एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, तो इस लिहाज से फिर आपने उसको सॉल्व करना है। अब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का पता है। चार्जिंग की जो कैपेसिटर की है ना इक्वेशन, वो तो है हमारे पास Q = Q0 इंटू 1 - e⁻⁴
माइनस आर टी। अच्छा क्या है Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये है चार्जिंग की इक्वेशन। और जो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है वो है Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये दो इक्वेशंस हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। अब चार्जिंग क्या होती है या टाइम कांस्टेंट क्या होता है? अब ये जो T है ना यहाँ पर, ये है टाइम कांस्टेंट। T क्या है? टाइम कांस्टेंट। अब आर सी भी जो है ना, वो भी जब मल्टीप्लाई होता है तो वो टाइम के इक्वल ही आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें टाइम कांस्टेंट क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसके अंदर कैपेसिटर अपने 63.2% तक चार्ज होने के लिए जितना टाइम लेता है वो होती है उसकी कैपेसिटर की उसको उतने टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट। अब और इसी को या इसको हम एक और भी तरीके से कह सकते हैं कि कैपेसिटर अपने 36.8% तक, वो जब चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा 63.2%। और जब हम उसकी डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो वो आएगा 36.8%। यानी जब जो कैपेसिटर टाइम लेता है कैपेसिटर अपने 36.8% तक डिस्चार्ज होने में जितना टाइम उसको लग रहा है वो होता ही है उसका टाइम कांस्टेंट। अब कैपेसिटर में ऐसा क्यों है कि वो 0% तक क्यों नहीं होता डिस्चार्ज और वो 100% तक चार्ज क्यों नहीं होता? जब कैपेसिटर ये है, यहाँ पर ये कैपेसिटर है एक, अब असल में चार्जिंग होती कैसे है? एक प्लेट से बैटरी जो है एक प्लेट से चार्ज उतार के लेके आती है। अब यहाँ से अगर वो चार्ज उतार के लेके आएगी ना, वो इधर डिपॉजिट करवाएगी इस साइड पर। जब इधर डिपॉजिट होगा ना तो यहाँ पर से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी होगी। अब ये जो चार्ज यहाँ से उतार कर बैटरी इधर लाई है, इसकी वजह से उस साइड पर इंडक्शन हुई और दोनों के बीच में चार्ज स्टोर हो गया। अब देखो होगा क्या कि जब हम यहाँ से उतार कर इधर तक चार्ज लेके आते हैं, शुरू में इधर कोई चार्ज नहीं है तो तेज़ी से चार्ज आई जा रहा है, सही है। लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ता चला जाएगा। जब इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो दूसरा जो नेगेटिव चार्ज इधर से नया जो और आ रहा है और नेगेटिव चार्ज जो इधर से उधर जा रहा है उसको ये वाला नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। अब वहाँ पर चूँकि रश बढ़ चुका है, इधर टाइम जैसे गुजरता जा रहा है रश बढ़ता जा रहा है। जब रश बढ़ेगा तो जो नया चार्ज आ रहा है और जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको पिछले ने धक्के मारना, उसने कहा चल नास इधर नहीं आना तूने। अब चूंकि इस रिपल्शन की वजह से ना तो कैपेसिटर कभी भी पूरी तरह से 100% चार्ज नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर 63.2% तक चार्ज होता है और या 36.8% तक डिस्चार्ज होता है। अब इसके लिए एक आरसी जो है ना, यानी जब टाइम पीरियड 1 आरसी के इक्वल होता है, टाइम पीरियड टी जो है 1 आरसी के इक्वल होना तो फिर ये 63.2% होता है और इससे ऊपर हो नहीं सकता। लेकिन हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बनाते हैं, टाइम पीरियड को 2 आरसी डालो, टाइम पीरियड को 3 आरसी डालो, 4 आरसी डालो, 5 आरसी। जब हम टाइम पीरियड को 5 आरसी डालते हैं तो जो कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो रहा होता है वो तकरीबन 99.9% तक चला जाता है। अब इसलिए वैसे कहा जाता है कि अगर क्वेश्चन अगर आ जाए 100% चार्ज होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा तो वो होगा 5 आरसी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने चेक करना है, आप इस इक्वेशन के अंदर ना आप कैलकुलेटर लें वैसे चेक करने के लिए। इसमें टी की जगह आरसी डालें, आरसी डालेंगे टी, और असल में टी जो है ना वो आरसी के इक्वल ही होता है। आरसी पहले जब आप डालेंगे ना टी 1 आरसी तो ये कैंसिल होगा, ये आएगा 1 क्यू नॉट, सॉरी यहाँ पर इरेज करके लिख देते हैं, देखो अब देखो कि होगा क्या। ये जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब आपने अगर चेक करना है ना, आप खुद चेक करो बैठ के। पहले आप डालो T इज इक्वल टू आर सी, 1 आर सी,
तो Q क्या आएगा, Q नॉट है मैक्सिमम चार्ज यानी 100%, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर सी बाई आर सी, क्योंकि टाइम पीरियड किसके इक्वल, टाइम कॉन्स्टेंट किसके इक्वल है, आर सी। अब ये आर सी बाई आर सी 1 के इक्वल, Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो, ये तो Q नॉट कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू निकालो 1 ई माइनस 1 बाई ई। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो आपको इसकी वैल्यू आएगी 0.632 और आगे भी आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका 63.2% है। जब 2RC डालोगे तो वैल्यू चेंज होगी, 3RC डालोगे वैल्यू चेंज होगी। आपने ये खुद चेक करना है कि ऐसे RC डालते जाओ, T की जगह 2RC डालो, 3RC डालो, 4RC डालो। जब हम 2RC डालेंगे तो यहाँ पर 62 आ जाएगा, तो ये इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ऐसे हो जाएगी, इक्वेशन बदलती चली जाएगी। तो आपने वो खुद इक्वेशन चेंज करके चेक करना है, आपको पता चलेगा कि 5RC पर जाके वैल्यू क्या आती है। लेकिन ये मैं आपको एक किस्म का असाइनमेंट कह लो या काम कह लो, कुछ भी, तो लेकिन ये एक दफ़ा आप प्लीज़ ज़रूर खुद चेक कर लेना, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा, एक चीज़ में समझ भी आ जाएगी, और डिस्चार्जिंग के लिए भी आप चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ज़रूरी इन दोनों चीज़ों को ना चेक करना, आपको ना ये इक्वेशन जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के इनकी समझ भी आ जाएगी कि इनका मतलब क्या है, यानी कैसे ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बताते हैं। और इसका ग्राफ जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ, इसका कुछ ऐसा होता है। चार्जिंग के लिए ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है, डिस्चार्जिंग के लिए ये जो यहाँ पर है ना, ये है 0.368 Q नॉट होगा, और यहाँ पर जो होगा ना उसमें चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक आएगा, ये होगा 0.632 Q नॉट, ठीक है, जहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर टाइम है। अच्छा, ये तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात होगी। अब इसमें ना एक बात और आ रही है, कैपेसिटर से रिलेटेड जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस करवाने लगूँ, और इन केसेस को याद रखना ज़रूरी। डिटेल में जाएंगे थोड़ा, लेकिन ज़रूरी याद रखना। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर डिपेंड क्या मतलब होता क्या है, केसेस हैं इसके 3-4 तरह के केसेस हैं। पहले हम पढ़े हैं जब सेपरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। अब इन चीज़ों को ना ज़रा गौर से कान शान खोल के बैठ के सुनना, ठीक है ना। अब इसमें एक होता है कि बैटरी कनेक्टेड है, और दूसरा होता है कि बैटरी डिसकनेक्टेड है, सही है। अब होना क्या है, हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम सेपरेशन जो है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस d जो था, उनको हम बढ़ाएं। अब उसको बढ़ाने में भी दो केसेस बनते हैं, एक है कि बैटरी कनेक्ट रही है फिर बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस, या दूसरा है कि बैटरी को उतार दिया है फिर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अब इन दोनों में क्या सीन होना है, अगर जब बैटरी कनेक्ट है तो कैपेसिटेंस जो है ना, हम इधर कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी। ये इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। होना क्या है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ रहा है और बैटरी कनेक्टेड है, तो फिर कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस कम होगी। ये तो हमें वैसे ही पता है कि कैपेसिटेंस कम होगी, डिस्टेंस जो था क्योंकि उनके दरमियान बढ़ गया, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला के मुताबिक जो कैपेसिटेंस है वो कम होगी, यानी C प्राइम लेस देन C होगी, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। अब जब हमने चार्ज की बात की है, यानी चार्ज, अब वैसे आप देखें अगर कैपेसिटर है ना, उसको हमने चार्ज कर दिया, अब हमने उसकी प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ाया है, उसकी प्लेट्स के दरमियान का जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे कैपेसिटेंस कम हो रही है। अब कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, कैपेसिटेंस इक्वल होती है Q/V के, ऐसा ही है। जब कैपेसिटेंस कम होगी तो यहाँ से चार्ज कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो पता है ना। अब इधर से क्या मतलब पता चलता है, होना चाहिए।
अब चार्ज कम होता है, लेकिन बैटरी चूँकि कनेक्ट हुई हुई है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी नहीं उतारी, जो चार्ज कम होगा बैटरी उसको दोबारा ऊपर ले जाएगी, तो चार्ज का रहेगा कांस्टेंट। ये आप लोगों ने ज़रा गौर से केसेस याद रखने हैं, दिमाग शमाग खोल के इसलिए कह रहा हूँ, बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। चार्ज का रहेगा कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि जब आप बैटरी उतारो, दूर करोगे, बैटरी लगी हुई है, तो पहले कब चार्ज कम होता है, मोमेंटेरीली कम होता है, लेकिन बैटरी चूँकि लगी है वो दोबारा चार्ज बढ़ा देती है। फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो अब चूँकि V किसके इक्वल है? Q/C के। अब जब जो यहाँ पर Q तो कांस्टेंट है, वो तो हमने बात कर ली, Q तो कांस्टेंट है, लेकिन C जो है, C कम हो रही है, V का और C का यहाँ से क्या इन्वर्स रिलेशन आया है, जब C कम हो रही है तो V बढ़ रही है, इसका मतलब है V प्राइम ग्रेटर देन V होगा। ये तो बात आ गई समझ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड ने रहना है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डबल प्लेट्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा Q ओवर A होता है, सबसे पहले बताया था। अब चूँकि A तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सिर्फ Q जो Q में थोड़े जहाँ पर तब्दीली आई थी, लेकिन Q में भी तब्दीली आने के बावजूद Q क्या रहा था? कांस्टेंट। तो इसका मतलब है E क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, E में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब एनर्जी में क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? एनर्जी का फार्मूला ये आपने पढ़ा है, Q²/2C, पढ़ा है ना फार्मूला। अब ऐसी सूरत में हमने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि Q कांस्टेंट है, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया। अब देखो, जब ये कांस्टेंट है तो U का C के साथ इन्वर्स रिलेशन आया कि नहीं? जब C कम हुई तो U बढ़ी, और इसका मतलब है कि U इंक्रीज़ करेगी। ये केसेस तब हैं जब बैटरी कनेक्ट होगी। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बड़ा है, बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस कम होगी, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ेगा, जो उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो, वो उतनी रहेगी, सॉरी, और जो एनर्जी है, एनर्जी बढ़ेगी। अब इसी को हम डिसकनेक्टेड में कहते हैं। कैपेसिटेंस तो डिक्रीज़ होगी ही होगी, कैपेसिटेंस का तो कोई चक्कर ही नहीं, कैपेसिटेंस ने तो कम होना ही है जब हमने सेपरेशन बढ़ाई। अब इसमें ना एक सीन आना है कि बल्कि सॉरी मैंने ना ये चीज़ें गलत कह दी। बैटरी यहाँ पर डिसकनेक्टेड करो, ये डिसकनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, सॉरी चीज़ें ना गलत थोड़ी सी बता दी। देखो, जब बैटरी रिमूव हुई है, जब बैटरी जब बैटरी हमने रिमूव की है, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा है, कैपेसिटेंस कम होगी। अब यहाँ पर बैटरी चूँकि नहीं प्रेजेंट ना, मैंने वो बहुत गलती की है, वो मैंने आपको सॉरी गलत बोल दिया। जब बैटरी हमने उतारी ना, क्योंकि चार्ज पहले स्टोर हो चुका था, चूँकि चार्ज पहले स्टोर हो चुका था तो चार्ज पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी गलती कर दी थी, पहले भी बताते हुए, जब मैंने आपको पहले बोला था तब भी मैंने ठीक करवा दिया था पोलराइजेशन में। जब बैटरी उतार दी है, चार्ज कांस्टेंट ही रह रहा है, क्योंकि पहले से चार्ज है तो इसलिए चार्ज कांस्टेंट होगा। उसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी बातें वही है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा किस वजह से? C कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगी, किस वजह से? चार्ज कांस्टेंट है, तो उसके बाद सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, जब क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, एनर्जी बढ़ेगी, बाकी बातें वही हैं। सिर्फ इसमें गलती कर दी कि चार्ज मैंने इसमें कनेक्टेड में, डिसकनेक्टेड में मैंने वो बोल दिया, डिसकनेक्टेड में ये केस आएगा कांस्टेंट का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कनेक्टेड की। कनेक्टेड में कैपेसिटेंस तो है डिक्रीज़ होगी ही होगी। अब देखो, चार्ज इसमें कम हो जाएगा, Q प्राइम लेस देन Q हो जाएगा। क्यों? अब देखो, जब बैटरी प्रेजेंट होगी ना, बैटरी ने प्रेजेंट रहना ही रहना है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का दूर हो रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में हमने जो बात की थी कि अच्छा, ऐसी सूरत में जब बैटरी लगी रहेगी तो चार्ज हो जाएगा कम। क्यों? जब बैटरी लगी रहेगी ना, तो बैटरी ने पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना उसको मेंटेन रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहना है कांस्टेंट। क्यों?
कि बैटरी जब लगी हुई है ना, उससे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज भी होगा ना, तो बैटरी ने उसको कांस्टेंट रखना ही है कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर रखो, क्योंकि बैटरी का काम ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना होता है। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ही पैदा नहीं ना करेगी तो फिर उसका कोई काम नहीं है, बैटरी वो फिर चार्ज कर ही नहीं सकेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी मेंटेन रखेगी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा और सी कम हो जाएगी तो इस वजह से चार्ज भी कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रह रहा था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रह रहा था, सही ना। इस वजह से यहाँ पर चार्ज कम होगा, यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी। अब क्यों डिक्रीज़ होगी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला लिखवाया था Q/A/0, ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। सिर्फ जो Q की बात है, Q की, अब यहाँ पर चूंकि Q कम हो रहा है तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर Q कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट ही रही थी। यहाँ पर कम होने की वजह से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी और एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज़ करेगी। अब क्यों डिक्रीज़ करेगी, अब इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा ½ का। क्यों, क्योंकि ऐसी सूरत में जब हमने बोला पोटेंशियल कांस्टेंट है तो CV² वाला फार्मूला लगेगा। अब ऐसी सूरत में U का C के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब C के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, C कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। ये हमारे पास केसेस थे बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड के, कब, जब सेपरेशन बढ़ा रहे थे। अब इसी के साथ हम, आपने स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लें। अब हम बात करने लगे हैं सेपरेशन डिक्रीज़ होने की। अब क्या होगा, अब हम ना प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। सेपरेशन डिक्रीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले लगाइए बैटरी, उतार दिया, बैटरी डिसकनेक्टेड या रिमूव्ड और इधर कनेक्टेड, ठीक है। हम पहले बात करते हैं रिमूव की। जब कैपेसिटर के दरमियान, जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस हुआ कम, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी। फार्मूला आप लोगों को पता है, ε0 जब D कम होगा तो C बढ़ेगा। तो इसका मतलब है C' C होगा। अब चार्ज पे, चार्ज यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगा। पिछले में भी जब हमने सेपरेशन बढ़ाई या कम की, बैटरी जब रिमूव की थी तो चार्ज कांस्टेंट ही रह रहा था। किस वजह से, वो मैंने आपको पहले भी जो वजह बताई थी ना, चूँकि जब बैटरी उतार दी हमने तो उससे चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि पोटेंशियल उस टाइम फिक्स ही रहा है। क्योंकि जब हमने बात की थी Q/V C की बात की थी इसमें हमने पहले, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट रह रहा है जो बैटरी रिमूव करने पर। इसका मतलब है कि भले सेपरेशन बढ़ रही है या भले सेपरेशन कम हो रही है, बैटरी जब भी रिमूव करेंगे चार्ज कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा कैपेसिटर पहले ही चार्ज स्टोर कर चुका है। अब उसमें चूँकि चार्ज स्टोर एक दफ़ा कर चुका है और बैटरी फिर उतारी है, तो फिर चार्ज के पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चार्ज उतना कांस्टेंट ही रहेगा। और पोटेंशियल इसमें क्या होगा, इसमें आएगा डिक्रीज़। पोटेंशियल में डिक्रीज़ क्यों आएगा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, V Q/C। Q कांस्टेंट है, C के साथ इन्वर्स रिलेशन। अब यहाँ पर C बढ़ रहा है तो V कम होगा, उसका उल्टा है जो मैंने पहले बताया था बैटरी रिमूव होने पर सेपरेशन इंक्रीज़ करने पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कांस्टेंट ही रहेगी। किस वजह से, चार्ज कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था Q/A/0। ये तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। इसी के साथ एनर्जी जो है, इसमें एनर्जी डिक्रीज़ कर देगी। उसमें पिछले में जब सेपरेशन इंक्रीज़ हुई थी तो एनर्जी इंक्रीज़ हुई थी, यहाँ पर सेपरेशन डिक्रीज़ हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी। किस वजह से, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा U ½ Q²/C। अब देखो यहाँ पर C बड़ी है, जब C बढ़ेगी तो U कम हो जाएगी, तो इस वजह से जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। और उसमें
कैपेसिटेंस तो हमेशा इसमें भी बढ़ेगी, डिस्टेंस कम हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ेगी बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज बढ़ेगा। पहले मैंने आपको जो उसमें पिछले में लिखवाया था सेपरेशन इंक्रीज़ होने में, तब मैंने लिखवाया था कि चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, किस वजह से? Q इक्वल्स टू Q बाई वी इक्वल्स टू सी है। मैंने आपको कहा था पोटेंशियल चूँकि कांस्टेंट रहता है बैटरी कनेक्ट होने पर, क्योंकि जब बैटरी कनेक्ट होगी पोटेंशियल अगर चेंज भी आएगा तो बैटरी उसको मेंटेन दोबारा कर लेगी। पोटेंशियल चूँकि जब कांस्टेंट रह रहा है, इसने कांस्टेंट रहना है, तो C का और Q का डायरेक्ट रिलेशन है। जब C बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो Q बढ़ेगा, चार्ज इसलिए बढ़ जाएगा। अब इसी के साथ पोटेंशियल तो हमने देख लिया कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इसमें एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ आएगा। किस वजह से? पिछले में डिक्रीज़ आया था, इसमें इंक्रीज़ आया। अब किस वजह से इंक्रीज़ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया वही Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब ए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ Q में चेंज आ रहा है। अब इस सूरत में Q जो के बढ़ रहा है तो E बढ़ रही है। इसी के साथ हमारे पास एनर्जी का आता है। एनर्जी में देखो यहाँ पर आएगा इंक्रीज़। अब किस वजह से इंक्रीज़ आएगा? इसमें भी फार्मूला आएगा हाफ CV² का। अब V कांस्टेंट है, यहाँ बात की है। C सिर्फ और सिर्फ चूँकि C बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो एनर्जी है हाफ CV² से C बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी। इस वजह से जब हम सेपरेशन डिक्रीज़ करेंगे, बैटरी कनेक्टेड रहेगी, एनर्जी बढ़ेगी। ये हमारे कुछ केसेस थे जी, और इन केसेस को गौर से याद करना है या इसको ध्यान से देखना है। बीच में मैंने जो एक आध गलती कर दी थी उसको मैंने दोबारा बाद में ठीक कर लिया था, तो आपने उसको ज़रा ध्यान से बात को सुनना है। तो इस वजह जो मैंने गलती की उसकी वजह से मैं सॉरी कहता हूँ, असल में मैं थोड़ा मिक्स कर दिया था। तो बाकी इन केसेस को ज़रूर समझ के करना है, क्योंकि पेपर में ना इन केसेस से रिलेटेड अक्सर आते हैं कि बैटरी रिमूव होने पर क्या हो रहा है या बैटरी कनेक्ट होने पर क्या हो रहा है। अब बोर्ड के तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो तब हम ये इतना डिटेल में नहीं देखते कि बैटरी रिमूव हो रही है या कनेक्ट, फिर हम सीधी बस बात करते हैं सीधे फार्मूला के बारे में। लेकिन यहाँ पर हमने चेक करना होता है कि बैटरी रिमूव हो रही है या नहीं, क्योंकि बैटरी जब रिमूव नहीं हो रही तो कनेक्टेड है। जब हमने सेपरेशन बढ़ाई या कम की तो पोटेंशियल में चेंज शुरू में आता है, लेकिन वो दोबारा बैटरी चूँकि पोटेंशियल बैटरी लगाई हुई है तो बैटरी दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर लेती है। तो इस वजह से इन चीज़ों को आपने गौर से ज़रा देखना है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 12 जो सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई भी इसमें आपको बात समझ नहीं आई है क्या, आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।